सेम गाउन जब मैंने अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में पहना था तो फोटो देखिए कैसे लग रही हूँ मैं। एंड सेम गाउन जब मैं अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में पहन रही हूँ तो देखिए इतना बड़ा पेट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ऑफिशियली अभी अपने 36 वीक्स प्रेगनेंसी में हूँ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम इतने दूर आ गए एंड आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस जो मम्मी प्रेग्नेंट है और अभी डिलीवर करने वाली है या कर चुकी है। ऑल द बेस्ट। एंड जो अभी एक्सपेक्टेड नहीं है, डोंट वरी, वी आर ऑल प्रेइंग फॉर यू। बहुत जल्द आपके घर भी खुशियाँ ज़रूर आएंगी। तो आज का जो टॉपिक है ना, हम दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था, पूछा भी था। तो मैंने सोचा चलो मैं भी बहुत क्यूरियस हो गई थी कि मैं भी अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करूँ। फर्स्ट टॉपिक ये है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन माय फर्स्ट एंड सेकंड प्रेगनेंसी। एंड सेकंड टॉपिक आपका है कि क्या डिफरेंस है इंडिया में प्रेग्नेंट होना और नाइजीरिया में प्रेग्नेंट होना। मतलब सच में बहुत अंतर है। सुन के शायद आप लोगों को लगेगा अरे बात तो एक ही है, मगर नहीं, एक नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आप पूरा वीडियो देखिए तब आपको पता चलेगा। सबसे पहले आता है कि जब मैं ऊज़ो के साथ प्रेग्नेंट थी, जब वो 2021 में मैं प्रेग्नेंट थी एंड 2022 जनवरी को मैंने डिलीवर किया था। तो उसमें कैसा क्या क्या हुआ था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सच बताओ तो मुझे वॉमिटिंग वगैरह, नौशिया कुछ भी नहीं था और बहुत मज़े से सब कुछ गया। मुझे तो पता भी नहीं चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो तो 1-2 महीने बाद मुझे पता चला, जब ऑब्वियसली मैंने अपना मेंसेस, अपना पीरियड मिस किया, तब मैंने टेस्ट किया और मैं डॉक्टर के पास भी गई। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह सब कुछ दिया, अच्छे से गया। सेकंड एंड और कुछ ऐसे क्रेविंग नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। सेकंड ट्राइमेस्टर में मेरा जो है बैक पेन, मतलब ये पूरा शोल्डर, ये पूरा बैक जो है पेन, सिर्फ बैक पेन और कुछ नहीं, नो स्वेलिंग, कुछ भी नहीं। बैक पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। क्रेविंग की अगर बात करूँ तो क्रेविंग्स मुझे नहीं मतलब किसी किसी लोगों को होता है, शायद मीठा या खट्टा खाने का मन करता है, बट मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। बट हाँ, मैं खुद से जाकर ज़बरदस्ती खा लेती थी क्योंकि मुझे भी वो मोमेंट एंजॉय करना है। जैसे सब बोलते हैं कि हाँ खट्टा खाने का मन है, मीठा खाने का मन है। टू एन एक्सटेंड नॉर्थ ईस्ट में कुछ मिलता है तितोरा, अगर आप जानते होंगे। तितोरा फल से बना रहता है, खट्टा मीठा तीखा, बहुत वैरायटी का रहता है। उसको मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन एंड वो आया भी, मैंने खाया भी, बहुत बहुत अच्छा था। मगर ऐसे कुछ मतलब क्रेविंग नहीं थी। बट मुझे बैक पेन बहुत सिवियर, बहुत ज़्यादा सिवियर बैक पेन था एंड जिसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास जाती भी थी। वो आपको पता है कि प्रेगनेंसी में कुछ हैवी मेडिसिन नहीं देते हैं, नॉर्मल चीज़ बोलते हैं, एक्सरसाइज करो, फिर मसाज करो गर्म पानी से। मैंने वाटर हीटर जो बैग होता है, आप लोगों को पता होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है और एक होता है गर्म पानी भर के आप मसाज करिए, उससे भी मैंने मसाज किया, सिकाई करवाई, फिर भी जो है वो पेन नहीं गया, पूरा मतलब वेस्ट ही हो गया। ऐसे खाने का तो कुछ नॉर्मल चीज़ ही, जैसे जब मेरा मन करता था मैं पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, मोमो ये सब खा लेती थी, जो भी मेरा मन करता था। घर का खाना भी बहुत अच्छे से मैंने खाया है। फिर भी मैं अगर अपने बेबी बम्प का बात करूं, पेट का, तो कोई ऐसे बोल नहीं सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ जब तक वो मतलब ठीक से ना दिखे। अगर मैं हल्का ढीला कपड़ा पहन लूँ तो पता ही नहीं चलता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या हुआ, स्वेलिंग तो बिल्कुल नहीं था, मगर जो मेरा बैक पेन था वो पूरा 100% हो गया। टू एन एक्सटेंड कि मैं पीठ ऐसे भी नहीं कर पाती थी, इतना दर्द होता था। आई एम श्योर बहुत लोगों को कुछ ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे बहुत लोगों को ना स्वेलिंग हो जाते हैं, तो मुझे ऐसे स्वेलिंग तो नहीं था। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मुझे कोई ऐसे बीमारी भी नहीं था या है अभी भी। तो बस वही बैक पेन वगैरह बहुत ज़्यादा थी, बहुत सिवियर थी। एंड
अब जो है पेट अब दिखने लग गया था कि हाँ अब पेट है, ज़्यादा नहीं, इतना भी नहीं जितना अभी ये दिख रहा है, बहुत कम, मगर हाँ दिखता था। एंड जब भी मैं अल्ट्रासाउंड में जाती थी वो लोग बोलते थे हाँ सब ठीक है, अब टेंशन मत लीजिए। मुझे चिंता इसी बात की होती थी कि कहीं मतलब बच्चा छोटा तो नहीं है, या मुझे कुछ खाना चाहिए, आयरन क्या क्या मिलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और उस वक्त जो है अब थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे एक्चुअली मूवमेंट पता चलने लग गया। सेकंड में आप लोगों को पता है ना कि जैसे जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होता है ना, सब बहुत इमेच्योर होते हैं, हमें मतलब ठीक से पता नहीं रहता है कि क्या हो रहा है, क्या करना है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में मुझे सच में उतना पता नहीं चला, बट थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत अच्छे से मूवमेंट हो रहा था, बहुत पता चल रहा था। तो उसी दौरान जो मेरा ड्यू डेट था फेब्रुवरी 10/11 को था, मगर मेरा वाटर ब्रेक हो गया 23 जनवरी को। एंड सुबह में, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लेबर पेन हुआ। फिर जब हम हॉस्पिटल गए 9/15 कुछ ऐसे, फिर सी सेक्शन से हमें डिलीवरी करानी पड़ी। रीज़न अगर मैं बताऊँ तो कुछ खास तो नहीं था, क्या बोलूँ मैं, बस डॉक्टर ने यही बोला कि वो अम्बिलिकल कॉर्ड फंसा हुआ है बच्चे के गर्दन में, यही सब। तो आई डोंट नो व्हाट टू गिव रीज़न। बट अगर मैं ये अपना सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में बात करूँ तो मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था सेम लाइक उज़ो के टाइम पे कुछ मुझे फीलिंग नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। एंड वीकनेस आ जाती थी और यहाँ मेरा खाने का मन नहीं करता था। अभी भी कुछ खास नहीं है क्योंकि अपना खाना नहीं मिलता है यहाँ पे, और जो मिलता है तो बहुत महंगा है, बहुत मुश्किल है, लाइट नहीं है, मिक्सर नहीं है, तो बहुत मतलब बहुत मुश्किल है अपना खाना बनाना। उल्टी वगैरह, नौशिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सेकेंड ट्राइमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे जो है अब ये खुजली होने लग गई है, पता नहीं क्यों। मैं डेटॉल से नहाती हूँ, यहाँ पे सैवलॉन भी मैंने खरीद लिया, उससे नहाती हूँ, और सोप भी हमारा डेटॉल है। बट मेरा ये पूरे जो बैक है ना, यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है स्क्रैचेस है, जिसकी वजह से अगर मैं अपने अंडरगारमेंट्स भी पहनूँ तो फिर भी और मुझे ज़्यादा स्क्रैचेस होते हैं। मुझे नहीं पता क्यों। मैं अपने जो कपड़े धोती हूँ उसको मैं डेटॉल से धोती हूँ कि हाँ चलो हो सकता है कि सबके साथ धो रही हूँ तो शायद, फिर भी वो जो स्क्रैचेस अभी भी मुझे है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो उन्होंने कहा कि हाँ बस स्क्रैच मत करिए, रेड है यहाँ पे, ये क्रीम लगाइए, ये पाउडर लगाइए। मगर दोस्तों अभी मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में हूँ और अभी भी मुझे जो है स्क्रैचेस होते हैं बहुत, अभी तो बहुत ज़्यादा। तो ये स्टार्ट हो गया था मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से, जो सिर्फ साइड में थे, अभी मुझे ऐसा लगता है कि पूरे पीठ में है, मगर मैं देख नहीं पा रही हूँ। सिर्फ मेडिसिन लगा लेते हैं बट कुछ असर उतना नहीं हो रहा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंडिंग में जब मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया तो यहाँ पे ना आपको सबसे पहले तो जेंडर बताते हैं, अगर आप पूछेंगे तो। अगर आपको जिज्ञासा नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है पूछने की, तब वो आपको नहीं बताएंगे ज़बरदस्ती। जैसे क्या होता है, जैसे जिन लोगों के यहाँ पे भी बहुत लड़का सब करते हैं, लड़का चाहिए, सबको लड़का ही चाहिए, किसी को लड़की नहीं चाहिए। तो इन केस अगर जैसे किसी के लड़की हो रही है तो वो लोग जाके पूछते हैं कि अब मेरा क्या है। और आप अल्ट्रासाउंड रूम में ना आप पति भी जाते हैं, यहाँ पे अलाउड है, वहाँ जाके पूछेंगे कि अब क्या है, अब कौन सा बच्चा है, तब वो आपको बताएंगे। अगर आप नहीं पूछते तो वो आपको नहीं बताएंगे। तो मेरे टाइम पे मैं भी ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा भी बहुत मन था जाके पूछने का कि हाँ मैं भी जाऊँगी और पूछूँगी, क्योंकि इंडिया में तो हम पूछते नहीं है ना, इंडिया में तो अलाउड भी नहीं है पूछना। बट यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो हम दूसरे देश में आए हैं तो ज़रूर पूछेंगे। बट जब मैं वहाँ पे गई ना तो मेरा सिर्फ फोकस, सच बता रही हूँ भगवान कसम, मेरा सिर्फ फोकस वो मॉनिटर में था और मैं देख रही थी हार्ट बीट क्या है। यहाँ पे वेट बोलते हैं बेबी का, वेट जैसे उन्होंने मुझे बोला था 2 kg के अराउंड आपका वेट है बच्चा का। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी क्योंकि एंड ऑफ मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर अभी जो है शुरू होने वाला है।
और अभी सिर्फ 2 kg का है, तो क्या मतलब मेरा पेट छोटा था, सच बता रही हूँ, मेरा पेट छोटा था उस वक्त। तो मैं उससे पूछ रही थी कि क्यों, मतलब क्या करूँ मैं, क्या मैं खाऊँ, ज़्यादा खाऊँ, क्योंकि मेरा भी वेट नहीं बढ़ रहा है, मैं भी वैसे ही पतली दुबली हूँ, और खाने में सच में मैं पीछे हूँ, क्योंकि मेरे मनपसंद का चीज़ नहीं मिलता है। जैसे कि मेरा मन बहुत करता है कि ये खाओ वो खाओ, कभी कभी मन करता है ना, जैसे नूडल्स खा लिया या मोमो खा लिया, ये सब, तो ये सब बिल्कुल ही नहीं मिलता है। और जो यहाँ मिलता है मुझे सब कुछ पसंद नहीं आता है। और हम जिस एरिया में रहते हैं, आप लोगों को पता है कि आसपास हमारे कुछ भी नहीं मिलते एक्सेप्ट बिस्किट। तो कभी जब कोई आता है बाज़ार लेकर, मतलब बाज़ार से सामान लेकर, तभी बनता है कुछ घर में खाना, वरना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, ये तो नॉर्मल है। एंड जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर आपका चलेगा 1-2 महीने में, तो हो सकता है कि वो बच्चा जो है वह बड़ा हो जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सच है, क्योंकि अभी जो मेरा पेट बहुत, मतलब बहुत नहीं, एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाला, सेकंड ये वाला ज़्यादा बड़ा है। अभी मैं ज़्यादा हैवी भी फील कर रही हूँ, और हाँ खा भी रही हूँ। बट हाँ, मैंने ऑनेस्टली जेंडर नहीं पूछा, मुझे जानना भी नहीं था। और मुझे ऐसा लगा कि पूछ के, मतलब मेरे हस्बैंड को उतना उनको भी नहीं, उनको तो पता भी नहीं है कि यहाँ पे हम पूछ सकते हैं जेंडर, तो वो तो फॉरगेट इट। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो जो भी है रहने दो, जब टाइम आएगा हम देखेंगे। एंड स्वस्थ है, वही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और हाँ, और एक बात कि बेबी मूवमेंट ना सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको बहुत फीलिंग होगा, स्पेशली ये ऊपर के तरफ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कभी कभी तो यहाँ पे इतना दर्द होता है बहुत ज़्यादा। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग होता है, बहुत लात मारते हैं बच्चे। मगर थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है नीचे नीचे जो है आपको ज़्यादा फीलिंग होता है, साइड में आपको ज़्यादा फीलिंग होता है, ऊपर फीलिंग नहीं होता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर अभी जैसे मैंने एंटर कर लिया है, ऑब्वियसली अभी मैं 36 वीक्स में हूँ। अभी भूख ज़्यादा लगता है मुझे, प्यास ज़्यादा लगता है, एंड मूवमेंट अब बहुत ज़्यादा है, स्पेशली रात को, या कुछ भी स्नैक्स जैसे आपने खा लिया, जैसे मैं बिस्किट खा लेती हूँ, यहाँ स्नैक्स समोसा वगैरह तो नहीं मिलेगा, तो बिस्किट खा लिया या ऐसा कुछ खा लिया, तो वो सब जब खा लेती हूँ थोड़ी देर बाद फीलिंग होता है राइट लेफ्ट में। और थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे सबसे ज़्यादा, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, एक है वो स्क्रैचिंग, एंड सेकंड है पेल्विक पेन। नीचे में हर जगह जो है पेन होता है, बहुत ज़्यादा ही पेन होता है, स्पेशली रात को, क्योंकि आपको पता है रात जो है बहुत लंबी होती है। एंड एक बार आप सो जाते हो तो आप बहुत मतलब कम ही उठते हो टू गो टू वॉशरूम। ऑफ कोर्स पूरे दिन में आप जितना मन चाहे वॉशरूम जा सकते हैं, मगर रात को ना मन भी नहीं करता उठने का। मुझे तो अगर मैं राइट साइड सोती हूँ, राइट से लेफ्ट होने में 5 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि इतना पेनफुल है। पेल्विक में, नीचे में, पेट के नीचे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एंड आप घूम नहीं सकते हो ठीक से, राइट से लेफ्ट से राइट। फिर आपको उठना पड़ता है टू गो टू वॉशरूम, उसके लिए भी आपको बहुत हिम्मत लगानी पड़ती है कि मैं उठूँ खुद से, क्योंकि सच में दोस्तों बहुत दर्द होता है। अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो देखिए मुझे मूवमेंट्स पता चल रहा है। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ना मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। अभी कम है। स्ट्रेस इस बात का था कि क्या होगा, कैसे हम मैनेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स है। एंड वहाँ पे आप कभी भी जाइए, रात को जाइए, मॉर्निंग को जाइए, दोपहर को जाइए, आपको अटेंड करते हैं। तो यहाँ पे जो है हॉस्पिटल्स की कमी है, स्टाफ्स की कमी है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ टेक्नोलॉजी एडवांस्ड नहीं है। तो ये सब चीज़ें सोच के जो है मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी।
अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में, बट अभी थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हूँ। रीज़न ये है कि अच्छे हॉस्पिटल में दिखा रही हूँ, एफएमसी यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मगर फुली गारंटीड तो नहीं है कि सबसे अच्छा है, मगर अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी के लिए। तो ये था अंतर। और हाँ, डेट्स आप ज़रूर खाइए खजूर, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट उस के टाइम पे भी खजूर बहुत खाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लेबर पेन हुआ था। बट यहाँ पे तो मुझे नहीं पता मिलेगा कि नहीं, मगर मैं खोजूंगी। तो ये था मेरा डिफरेंस बिटवीन पहला बेबी एंड सेकंड बेबी। सेकंड बेबी कॉज अभी हम वेट कर रहे हैं। अभी तो मेरा 36 वीक स्टार्ट हुआ है। आज है ट्यूसडे, कल से मंडे से बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया था, मगर कल बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो हम नहीं उनको भेज पाए। और कल मंडे मुझे हॉस्पिटल भी जाना था डॉक्टर विजिट में, तो हम वहाँ भी नहीं गए क्योंकि इतना ज़ोर बारिश है। और हमारे एरिया में थोड़ा सा बारिश होता है तो वो पूरा बाढ़ आ जाता है, तो इतना बारिश है तो आप सोचिए क्या हालत हुई होगी। तो ये था अंतर पहला और दूसरे बेबी में। अब मैं आपको अंतर बोलती हूँ कि अगर आप इंडिया में प्रेग्नेंट होते हो और वहाँ पे डिलीवर करते हो तो क्या फ़ायदा है, क्या अच्छा है। और अगर यदि आप नाइजीरिया में प्रेग्नेंट होते हो, यहाँ पे अभी तक मैंने डिलीवरी तो किया नहीं है, बट जितना तक सुना है बहुत ज़्यादा अंतर है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड टॉपिक। सबसे पहले अगर आप जैसे इंडिया में प्रेग्नेंट होते हो तो आप सबको बता देते हैं कि हाँ चलो मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, या आजकल तो पोस्ट भी कर देते हैं ना, वो स्टिक का पूरा फोटो लेकर, वीडियो लेकर, किसका कैसा रिएक्शन है। बट नाइजीरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट होते हो आप किसी को भी नहीं बोलते हो, यहाँ तक कि आपके हस्बैंड को भी आप उस वक्त नहीं बोलते हो, 1-2 महीना बाद बोलते हो। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है यहाँ पे, मैंने सुना है, देखा भी है। एंड रीज़न ये है कि यहाँ माना जाता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी जब तक आपका पेट बाहर ना निकले, वो उनको खुद ही जानने दीजिए। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ है, मेरे सास को भी, खैर मैंने तो उनको बोला था बट उन्होंने कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं दिया था उस वक्त जब मैंने उनको बोला। उन्होंने बोला हाँ ठीक है बोल के वो चले गई। तब मुझे उतना नहीं पता था कि यहाँ नहीं बोलते, मुझे तो लगा कि ये मतलब खुशखबरी है, ये तो सबको बोलना चाहिए, तो सब कॉन्ग्रेट करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप अगर प्रेग्नेंट है आप बिल्कुल भी अपना मुंह बंद करके रखिए जब तक आपका पेट बाहर ना आ जाए, ऐसा है। सेकेंडली, आपका इंडिया में जब हम प्रेग्नेंट होते हैं हम जाते हैं हॉस्पिटल में, वो लोग बोलते हैं फिर से आप टेस्ट कराइए, एंड वो जो हमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स देते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, बहुत अलग अलग टेस्ट कराते हैं, ये टेस्ट करिए, खून टेस्ट करिए, ग्लूकोज का टेस्ट करिए, शुगर लेवल टेस्ट करिए, आपका दिस दैट, बहुत कुछ। नाइजीरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। नाइजीरिया में बस सिंपल आपका ब्लड लेंगे, आपको मलेरिया का टेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ मलेरिया बहुत कॉमन है, ब्लड ग्रुप, जेनोटाइप, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें, HIV, एड्स, बहुत बेसिक चीज़ें, और कुछ बिल्कुल भी नहीं टेस्ट करते हैं। इंडिया में हमें जैसे बहुत ज़्यादा मेडिसिन देते हैं ना खाने के लिए, आप ऐसा खाइए, फूड चार्ट बना के देते हैं, ब्रेकफास्ट में ये खाइए, लंच में ये खाइए, डिनर में ये खाइए, इस दिन आइए, बहुत सच में बहुत ख्याल रखते हैं, और आपको पूरा एक फाइल बना कर देते हैं कि आप यहाँ आइए, ऐसा करिए, वैसा करिए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्लासेस होते हैं जिसको बोलते हैं एंटीनेटल क्लासेस, वहाँ पे आप जाते हो, आपको एवरी टाइम आप जाएंगे आपको बोलेंगे यूरिन देने के लिए, वो एक यूरिन टेस्ट करते हैं, एंड आपको ब्लड प्रेशर टेस्ट करते हैं, एंड हाइट, वेट, एंड उसके बाद आपको जो है डॉक्टर के पास भेज देंगे। कुछ ऐसे दवाई नहीं प्रेस्क्राइब करते, आप वेट करिए अपने टर्न का, जब आपका नाम आएगा आप डॉक्टर से मिलिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मुझे बैक पेन है, मुझे स्क्रैचिंग है, तो वो लोग सबसे पहले मलेरिया का ही मेडिसिन देते हैं, और टेटनस इंजेक्शन जो है वो सबको देते हैं 3 बार, पूरे प्रेगनेंसी में 3 बार आपको देंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। और कुछ ऐसे नहीं टेस्ट करते। हाँ, वो आपको रेकमेंड करेंगे
कि आप जो है अल्ट्रासाउंड के लिए जाइए एंड रिपोर्ट लेकर आइए, बस यही बेसिक चीज़ें। अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, आई थिंक इट्स हाईली रिकमेंडेड, जाना चाहिए, क्योंकि वही एक रास्ता है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपका बच्चा कैसा है, मतलब ठीक है, आप ठीक हो, सब कुछ कैसे चल रहा है। तो अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है, उतना भी नहीं, ऊज़ो के टाइम पे तो मैंने इतना सारा अल्ट्रासाउंड करवाया था, अभी इस दिन के टाइम पे तो शायद 2 ही करवाया अभी तक। तो अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है, बेसिक बेसिक चीज़ें, कुछ ज़्यादा उतना फॉर्मेलिटी नहीं है यहाँ पे। तीसरा डिफरेंस और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है पता है, इंडिया में ना हम नॉर्मल और सी सेक्शन को दोनों बराबर, ऑलमोस्ट अभी तो बराबर के जैसा ही देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सी सेक्शन होता है एंड इट्स अ कॉमन थिंग, एंड दोनों में ही मतलब पेन तो बहुत ज़्यादा ही है, नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, आसान नहीं होता है। आपके बॉडी को काट के एक बच्चा को निकालना, 7 लेयर्स काट के, आप सोच सकते हो कितना मुश्किल है। और नॉर्मल भी अगर आप डिलीवर करते हो तो वो भी बहुत मुश्किल है, इतने घंटे जो है आप लेबर पेन में रहते हो। मगर अभी जो है उसको हम नॉर्मली अब ट्रीट करते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं। पहले के ज़माने में बहुत बोलते थे कि नहीं घर में होगा, बच्चा घर में होगा, या हॉस्पिटल जाते थे बोलते नॉर्मली कराओ नॉर्मली कराओ, अभी भी बोलते हैं मगर उतना ज़्यादा नहीं। अभी तो प्लान्ड सी सेक्शन भी होता है, बट नाइजीरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बहुत ओपन माइंडेड है ना, अगर आप बहुत ओपन माइंडेड है और आपके हस्बैंड स्पेशली, इन लॉज से उतना फ़र्क ही नहीं पड़ता है यहाँ पे, अपने आपके हस्बैंड बहुत ओपन माइंडेड है, तब आप जाके सी सेक्शन करवा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो है आजकल बहुत मतलब बहुत नॉर्मल डिलीवरी को ही ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, लास्ट टाइम जब मैं अपने हॉस्पिटल विजिट में गई थी, तब जहाँ जो कैशियर है जहाँ पे मैं नॉर्मली हर बार पेमेंट करती हूँ, तो मैंने उससे ऐसे ही बातों बातों में एस्टिमेट पूछा कि हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो मैंने उनको पूछा कि मैडम यहाँ पे अगर हम सी सेक्शन करवाते हैं तो कितना प्राइस लगेगा, क्या कॉस्टिंग है यहाँ पे, एटलीस्ट आप मुझे एक एस्टिमेट दीजिए तो हम जो है प्रिपेयर्ड रहे, क्योंकि हमें नहीं पता है, हम तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे करवाने वाले या करवाना चाहते। तो उनका आंसर क्या था पता है, उनका आंसर था कि क्यों आप करवाना चाहते हो सी सेक्शन, नॉर्मल भी तो कर सकते हो ना। ऐसे हाँ क्यों नहीं, मतलब सभी चाहते हैं कि नॉर्मल करें, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ कि मैं अपना बजट जो है करके रखूँ। एंड मेरा पहला बच्चा भी सी सेक्शन से ही हुआ है, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरा भी सी सेक्शन ही करवाना। तो पहले तो उन्होंने बहुत मुंह बनाया कि हाँ क्यों ऐसा क्यों ऐसा, फिर मैंने खुद से ही पूछ लिया कि 100,000 या 200,000 300,000। तो उन्होंने बोला कि अगर आप 500,000 लेकर आते हो तो आप अपना मतलब पैसे के साथ कुछ चेंज के साथ वापस जा सकते हो, मतलब 500,000 के अंदर सब कुछ हो जाएगा, ऐसे उन्होंने मुझे बोला। ऐसे ठीक है, मगर सच में बताओ तो यहाँ पे जैसे मैंने घर वालों से भी ऐसी बातों बातों में बात किया है, जो हमारे घर में एक नर्स आती है उससे ऐसे बात किया ऐसे कि यहाँ पे सी सेक्शन क्यों नहीं करवाते लोग, अगर किसी का कॉम्प्लिकेशन है या ब्रीच बेबी है तो फिर क्या करेंगे। तो बोलते नहीं गॉड फॉरबिड, ऐसे ऐसे करके गॉड फॉरबिड बिल्कुल अपने बॉडी को नहीं काटना चाहिए या सी सेक्शन नहीं कराना चाहिए, सबको नॉर्मल ही कराना चाहिए। हमारे जो परदादा परदादी जो एंसेस्टर्स थे वो लोग कैसे करवाते थे। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वो लोग जब 10 बच्चा करते थे ना, उसमें से 6 या 7 ही बचते थे, बाकी तो मर भी जाते थे, है ना। क्योंकि आप हो सकता है बच्चा ब्रीच हो या मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हो, बहुत सारा ऐसा केसेस होता है। बट जब मैंने अपने हस्बैंड से ये डिस्कस किया कि आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए, क्या हम मतलब नॉर्मल के लिए कोशिश करें या प्लान सी सेक्शन करें या क्या करें, तो उनका आंसर बहुत अजीब था। उन्होंने बोला कि क्या ही ज़रूरत है इतना दर्द सहने के लिए फिर से नॉर्मल, ऑलरेडी जब मेरा पहला बच्चा सी सेक्शन से हुआ, जो उनके ही कारण से हुआ था, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा पेन हुआ था
बट उन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि नहीं 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 नहीं, सी सेक्शन कराओ, हम रिस्क नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, देखो तुम कितने पेन में हो, ऐसे करके। तो सेकंड बच्चा भी जो है आप सी सेक्शन ही कराइए, आपको इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो आई एम वेरी ग्लैड कि चलो एटलीस्ट कोई समझता है कि मतलब एक ह्यूमन बॉडी क्या है, एंड अपने वाइफ और अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए आप ऐसा कह रहे हो, सोसाइटी के लिए नहीं। क्योंकि यहाँ पे जैसे नाइजीरिया में क्रिश्चियनिटी बहुत बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे चर्च में ना एक तरीके से क्या बोलूँ मैं, एक कीड़ा भर देते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, मैं कुछ रीड कर रही थी कि रिव्यूज़ देख रही थी, उसमें से एक लड़की ने ऐसा रिव्यू लिखा कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ पे एक लेडी को मतलब बच्चा होने वाला है, बट कॉम्प्लिकेशन हो गया है, कुछ कॉम्प्लिकेशन था उसमें, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने बोला कि इसको ऑपरेशन से ही कराना पड़ेगा बच्चा, मतलब इमरजेंसी ऑपरेशन से, आप इसको नॉर्मल नहीं करा सकते। तो उनके पति ने यहाँ पे साइन करना पड़ता है ना, कंसेंट देना पड़ता है कि हाँ मैं राज़ी हूँ। तो उनके पति ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे चर्च में जो पास्टर है उन्होंने कहा है कि बॉडी में किसी भी तरह की ऑपरेशन या मार्क या टैटू ये सब नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अलाउ ही नहीं किया, जिसके कारण बोथ मदर भी और बच्चा भी दोनों मर गए। तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने रीड किया था, मेरे तो रूह कांप गए कि कौन ही ऐसा आदमी है जो अपने मतलब फैमिली के बारे में नहीं सोचकर अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स के बारे में सोच रहे हो। कोई भी रिलीजन हो, मैं किसी रिलीजन को फोकस नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत कमज़ोर मानते हैं उन लोगों को जिनका सी सेक्शन होता है, और बहुत ब्रेव मानते हैं उन लोगों को जिनको नॉर्मल डिलीवरी होती है। एंड आप लोगों को भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला है कि यहाँ पे नाइजीरिया में लोग बहुत बच्चा पैदा करते हैं, सच में बच्चा बहुत पैदा करते हैं। खाने को आपको मतलब कुछ ठिकाना नहीं है, अपब्रिंगिंग नहीं है, कुछ भी सही से नहीं है, मैंने देखा है ना, इसीलिए बोल रही हूँ। मगर अगर आप बच्चा पैदा करने के बारे में बोलूँ तो 4 बच्चा, 6 बच्चा, 12 बच्चे ऐसे ऐसे पैदा करते हैं। और बहुत लोगों के तो पिता भी एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है, मगर यहाँ पे कॉमन मानते हैं। जैसे कि एक बच्चा आपका किसी और से हो गया है, तो एक आदमी है आपसे शादी करना चाहता है, आपसे शादी करेगा, वो बच्चा को भी ले लेंगे या फिर साथ में। अब उसको अच्छे से रख रहे कि नहीं वो मैं श्योर नहीं हूँ, उसके बारे में मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूँगी, बट ऐसा यहाँ कॉमन सी चीज़ है। तो यही था अंतर बिटवीन, अगर आप इंडिया में प्रेग्नेंट होते हो तो सच में आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा मिलते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो पैसे भी मिलते हैं अगर बच्चे आपके होते हैं तो। मगर यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है, हर चीज़ मुश्किल है। आप बच्चा करने से पहले सबको ऐसे बोलते हो कि देखो मेरा बच्चा होने वाला है, डेट नहीं बोलते हो। हाँ, कभी भी आप ऐसे, अगर आपका 1 महीना में बच्चा होगा तो आप बोलोगे 2 महीने में, या बोलेंगे 10 दिन में, ऐसे, क्योंकि सब आपको हेल्प करे। यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज़ में पैसे लगते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी पैसे लगते हैं, पूरी तरीके से फ्री नहीं है। मगर वही है, अब बाकी सारी फैसिलिटीज़ आपको ही जो है मैनेज करने पड़ेंगे। आप अगर अपने डिलीवरी के लिए जाते हैं तो आपको खुद ही सारे सामान लाने पड़ेंगे, जैसे डिलीवरी मैट हुआ, फिर बहुत बहुत कुछ होता है, कॉटन हुए, सब कुछ जैसे मेडिकल का जो भी प्रोसेस है वो, यहाँ तक कि कैंची भी आपको लाने पड़ेंगे, जिस कैंची से वो बच्चा का अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं। वो सब लाने के बाद वो जब यूज़ करेंगे तो वो हॉस्पिटल का हो जाता है, वो आपको वापस नहीं देता है। मगर ऐसा कुछ तो इंडिया में नहीं है। मगर मैं सच में बोलूँ तो अगर मैं प्रेफर करूँ कि हमारे देश ज़्यादा बेटर है या यहाँ पे, तो हाँ, हमारा देश ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे एडवांस्ड फैसिलिटीज़ है हर एक हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो। प्राइवेट में तो है, मगर एक है पैसे बहुत लग जाएंगे। मगर गवर्नमेंट में तो ऑब्वियसली बहुत हाईली ट्रेन डॉक्टर्स भी है। एंड तो यहाँ पे अभी तक मेरा डिलीवरी तो नहीं हुआ है,
आप लोग प्रे करिए कि अच्छे से डिलीवरी हो जाए। मैं भी सोचती हूँ, मगर अभी मैं थोड़ा कम सोचने लग गई हूँ। थोड़ा उतना मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है अपने माइंड पे, आराम से रहना है। स्किन केयर की अगर मैं बात करूँ ना, जब मैं हुजो के साथ प्रेग्नेंट थी तब मेरे फेस में इतने पैचेस नहीं आए थे, ठीक ठाक ही था। एंड उस वक्त मैं स्किन केयर भी बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करती थी। यहाँ पे अभी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पैचेस आ गए, बहुत गंदा लगता है यहाँ पे। कैमरा में नहीं पता चल रहा है मगर पूरे फेस में ब्लैकनेस आ गया है। बहुत पिंपल्स तो बाय गॉड्स ग्रेस मुझे नहीं होता है, बट बहुत डल हो गया है चेहरा, बहुत ही डल। और यहाँ पे कोई स्किन केयर भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपना ख्याल रख सकूँ। तो मैं मार्केट तो जाऊँगी, वहाँ से मुझे फेस वॉश एंड फेस क्रीम लेकर आना है, क्योंकि जो मैं लेकर आई थी अपने साथ सेटाफिल वो सब ख़त्म हो गया है। तो और जो पार्सल मेरे घर से आया था आधा ही आया है, चॉकलेट्स वगैरह। अभी मेरे घर वालों ने कुछ कपड़े और बेलन चौकी भी भेजा है जो अभी तक नहीं आया है, पता नहीं क्यों। बट आ जाएगा। और जो चॉकलेट्स आया था ना, तो वो लेगो से आया था। मेरी ननद को हमने कहा था कि आप लेकर आइए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो आएंगी, तो उनको हमने पैसे भेजे तो वो लेकर भी आई। बट दोस्तों, मगर हमारे घर में इतने लोग हैं, अगर हम सबको एक एक भी चॉकलेट दे या दो दो भी दे, दो तो नहीं होगा, एक एक भी देना, अपने लिए भी दो तीन ही बचता है, तो कुछ बचा ही नहीं। तो मैं क्या बोलूँ, अब क्रेविंग होता भी है तो अब नहीं खा सकते, यहाँ पे मिलता भी नहीं है। तो एनीवे ये था पार्सल। बहुत लोगों ने मैंने सोचा तो था कि हाँ मैं पार्सल ओपन करूँगी, वीडियो बनाऊंगी, मगर वो ऑलरेडी खुला हुआ था, तो फिर ओपन करने का फ़ायदा ही क्या, वो ऑलरेडी खुला हुआ ही है, सब कुछ खुला हुआ है। इनफैक्ट पैकेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बस बैग में था, वो बैग से निकाल के प्लास्टिक से उन्होंने मुझे दिया। तो मुझे कुछ ये नहीं लगा कि मैं क्या इसमें बनाऊँ। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। एंड बस यार, मैं बहुत ज़्यादा अपने बर्गर, मोमो एंड पिज़्ज़ा को मिस कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे वही सब खाना बहुत पसंद है। नहीं, हर बार तो नहीं, मगर फिर भी एक महीने में एक बार भी हम खाते तो मज़ा आता है ना, बस यही है। तो आई होप आप लोग सब अच्छे हो। हॉस्पिटल बैग मेरा अभी भी रेडी नहीं हुआ है, मगर मैं ये हफ्ते ज़रूर करूँगी। और भी बहुत सारे सामान लेने, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इतना सब कुछ मेंशन किया, मैं तो भूल ही गई थी। थैंक यू सो मच। एंड मैंने लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया है, अब मैं मार्केट जाऊँगी तो ज़रूर लूँगी। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।